तो हमने पिछली बार इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री कंडीशंस की बात की कि अगर कोई सरफेस हो, मटेरियल का सरफेस हो या ऐसे भी कोई सरफेस हम इमेजिन भी कर सकते हैं, तो उस सरफेस के एक ओर और दूसरी ओर बिल्कुल बगल में आप पॉइंट्स लें, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखें। तो नॉर्मल कंपोनेंट के लिए एक कंडीशन और टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए एक कंडीशन, ये हम लोगों ने कल डिराइव किया। और क्या था वो? अगर कोई सरफेस है और उस सरफेस के एक ओर आप साइड 1 कहें, दूसरी ओर साइड 2 कहें, और साइड 1 की तरफ आप यूनिट वेक्टर लें और इस दिशा में सारे हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। इस दिशा में नॉर्मल कंपोनेंट होगा, चाहे इस साइड में रहे या उस साइड में, इस दिशा में नॉर्मल कंपोनेंट होगा। और टेंजेंशियल कंपोनेंट इसके टैंजेंट, और टैंजेंट याद रखिए सरफेस है, और सरफेस पे टैंजेंट कोई एक नहीं होकर के बहुत सारे होते हैं। नॉर्मल तो एक ही होता है, आप दिशा लगा दीजिएगा तो एक इधर कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर सरफेस पर टैंजेंट खींचना हो तब तो आप अनंत टैंजेंट खींच सकते हैं। तो किसी भी डायरेक्शन में, सरफेस के पैरेलल किसी भी डायरेक्शन में आप ले लें और टेंजेंशियल कंपोनेंट करें तो उसको हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट कहेंगे। और वो टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होगा, उसमें जंप नहीं आएगा, वो जस्ट इधर और जस्ट इधर में अचानक से कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, वो बराबर होने वाले हैं इधर का और इधर का। तो यहाँ अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर है और इतना है तो यहाँ भी उतना ही होगा और उधर ही होगा। ये एक बाउंड्री कंडीशन है। और दूसरा है नॉर्मल कंपोनेंट पे, नॉर्मल कंपोनेंट फिक्स्ड है, किधर लेना है वो फिक्स्ड है, इधर लेना है। साइड 1 में आप नॉर्मल खींचिए, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट लीजिए। तो E1 माइनस E2, ये E1n माइनस E2n, ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जहाँ सिग्मा क्या है? ये जो दो पॉइंट्स लिए थे जिस जगह पर, उस जगह पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ये है ये सिग्मा। तो ऐसा इस इक्वेशन की जो उत्पत्ति है वो कर्ल ऑफ E बराबर 0 यहाँ से उत्पत्ति है। अगर डेरिवेशन आपको याद हो, हमने एक रेक्टेंगुलर लूप बना करके और इंटीग्रल E डॉट dl 0 होता है उस क्लोज्ड लूप के ऊपर, इसका उपयोग किया था। और उसके लिए कर्ल ऑफ E 0 होता है, ये ज़रूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए। और ये जो है ये गॉसेस लॉ से आया है, ये डाइवर्जेंस ऑफ E बराबर रो बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस लॉ, उसी के इंटीग्रल फॉर्म से हमने इसको डिराइव किया है। अब कंडक्टर्स के लिए अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं इन इक्वेशंस का, और अगर ये सरफेस के एक तरफ कंडक्टर है और दूसरी तरफ और कुछ है, हवा है या और कुछ है, तो अगर ये कंडक्टर है, यहाँ पे ये कंडक्टर है और ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है और सरफेस के दूसरी ओर कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें भी ये रिश्ते होंगे। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। तो किसी भी टेंजेंट के अलोंग अगर आप देखेंगे तो कंडक्टर के अंदर फील्ड ही 0 है तो टेंजेंशियल कंपोनेंट भी 0 है, और इसलिए यहाँ भी टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 होगा। इसलिए यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर के ठीक बाहर, कंडक्टर के ठीक बाहर, वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में E होना चाहिए, इधर हो या उधर हो। नेगेटिव चार्जेस हैं कि पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसके कारण ये एरो पलट सकता है, लेकिन रहना नॉर्मल डायरेक्शन में ही है। कंडक्टर के ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो ये एक रिजल्ट यहाँ से निकल करके आता है। और ये नॉर्मल कंपोनेंट कितना होगा वो यहाँ से निकल करके आता है, क्योंकि इसके अंदर चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो ये E2n भी 0 है, और इसलिए E1n बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये जो E है इस E का अपना मैग्नीट्यूड ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके ठीक बाहर, उस कंडक्टर के ठीक बाहर, सरफेस पे अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो उसके ठीक बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है कि कंडक्टर में हम सिग्मा सिर्फ यहाँ का लिख रहे हैं, यहाँ का, इस जगह का जहाँ हमने ये पॉइंट लिया है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसी सिग्मा के कारण से ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इस सरफेस पर जो चार्जेस हैं केवल उसी के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जो सरफेस पर चार्जेस हैं उसके कारण से भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और भी जो भी चार्जेस हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस किसके लिए है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए हैं। तो कंडक्टिंग सरफेस के सामने का रिजल्टेंट फील्ड ये इतना होता है, ये इसमें से निकल करके आता है। उदाहरण के लिए अगर आपने एक प्लेट लिया, एक प्लेट है, मान लीजिए एक बड़ी सी प्लेट है, पतली लेकिन बड़ी सी प्लेट है, और अगर आपने उसको एक चार्ज दे दिया है, क्यू चार्ज दे दिया है, तो वो क्यू चार्ज अगर आप इस पर देंगे तो क्या होगा, वो दोनों तरफ बटेगा। अगर प्लेट है तो इस साइड में भी चार्ज आएगा और उस साइड में भी चार्ज आएगा, अगर और कोई कुछ नहीं है तो इधर जो सिग्मा है वो Q/2 चार्ज इस साइड आया है 2a, ये इतना, और इसी तरह इधर जो सिग्मा है यहाँ पे वो भी Q/2a, इधर भी इतना सिग्मा है। यहाँ पे भी चार्जेस आ गए और यहाँ पर भी चार्जेस आ गए। अब देखें यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ जो रिजल्टेंट चार्ज है वो क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए उसके ठीक सामने आप देखिए सिग्मा कितना है, और वो सिग्मा इतना है, वो सिग्मा इतना Q/2a, और उसका बटा एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर फील्ड बनेगा। ये यहाँ पर फील्ड बनेगा। अब ये फील्ड किसके कारण से है, सिर्फ इसके कारण से नहीं है, सिर्फ इसके कारण से जो फील्ड है वो भी हमें पता है। वो हम लोगों ने पहले ही गॉस लॉ के लिए निकाला था कि अगर कोई प्लेन सरफेस है जिस पे चार्ज सिग्मा है और उसके बाहर किसी पॉइंट पर आप फील्ड देखते हैं तो सिग्मा/2 एप्सिलॉन, ऐसा हम लोगों ने लिखा था। अगर सीधा सीधा कोई चार्ज लेयर है और चार्ज लेयर के कारण से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो E बराबर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा बहुत पुराना रिजल्ट है। और हमने ये भी कहा था कि अगर ये इन्फिनिट तल हो तो फिर ये इस डिस्टेंस से भी इंडिपेंडेंट है। आप यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, एक ही है। और अगर ये बिल्कुल पास का पॉइंट मैंने लिया है तो ये नहीं भी इन्फिनिट है, तब भी इसको जो कंट्रीब्यूशन मिलना है वो इतने ही से मिलना है, और इसलिए वो इन्फिनिट वाले ही सूत्र लगेंगे। तो उस हिसाब से अगर हम चलें, इसको दोबारा देखें, इसी को हम दोबारा देखें, ये हमने क्या इस्तेमाल किया, ये क्या इस्तेमाल करके लिखा, हमने ये इस्तेमाल करके लिखा, द फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, ये हम सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, इससे हमने इस बात को लिखा। अब हम इससे भी चल सकते हैं, ये जो लेयर है, इस लेयर के लिए अगर हम सिर्फ इस लेयर के कारण से फील्ड लिखें, दाहिनी वाली लेयर के कारण से, तो यहाँ जो फील्ड होगा सिर्फ इसके कारण से वो होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, सिग्मा है Q/2a, ये सिग्मा है, ये ध्यान रखिए, ये सिग्मा है। Q चार्ज का आधा भाग इधर आया है Q/2, आधा भाग उधर गया है, और इसका बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऐसा, तो Q/4a एप्सिलॉन नॉट, ऐसा, ये इस लेयर के कारण से फील्ड है, और इस लेयर के कारण से भी फील्ड है। ये इस लेयर के कारण से फील्ड था और ये इस लेयर के कारण से फील्ड है, और वो भी वैसा ही है, क्योंकि डिस्टेंस पर तो डिपेंड करता नहीं है अगर ये काफ़ी बड़ा है तो जो दूसरा वाला फील्ड है वो भी इतना ही है इस पिछले वाले चार्ज के कारण से। और इसलिए जब जोड़ दीजिएगा, रिजल्टेंट फील्ड आप निकालिएगा, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 बार इसको करना पड़ेगा, और Q/2a एप्सिलॉन नॉट इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। ये जितना कि हमने यहाँ सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट से लिखा था वैसे यहाँ पे इससे लिख रहे हैं, तो दोनों के लिए एक ही परिणाम मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस का उपयोग करते समय में कि मेटल के बाहर या कंडक्टर के ठीक बाहर सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है, वो रिजल्टेंट फील्ड है, जबकि सिग्मा सिर्फ वहाँ की चार्ज डेंसिटी है, बाकी चार्जेस और कहीं हो ही सकते हैं। ये एक ध्यान में रखने की बात है। यहाँ से हम लोग कंडक्टर के ऊपर जो सरफेस पे चार्ज हैं, तो वो सब मिलकर के उसके ऊपर एक फोर्स बनता है, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर पे हमने Q चार्ज दिया और वो Q चार्ज इस पर फैल गया, कैसे फैला वो इसके शेप पे डिपेंड करेगा कि कैसे फैला। वो ऐसे फैलेगा ताकि उसके कारण से हर पॉइंट पर, अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब अगर हम यहाँ पर कहीं पर ये एक लेते हैं छोटा एलिमेंट सरफेस के ऊपर, और यहाँ जो चार्ज है सिग्मा और ये डेल्टा ए, ये चार्ज है यहाँ पे, इस पर फोर्स पूछते हैं बाकी के सारे चार्जेस के कारण से। इस पर फोर्स कितना है ये पूछते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बाकी के चार्जेस के कारण से और भी जो यहाँ वहाँ चार्जेस बाहर हो सकते हैं उनके भी कारण से, और यहाँ पे हमें फील्ड देखना पड़ेगा, इस जगह पे हमें फील्ड देखना पड़ेगा, और उस फील्ड में इससे हम चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तब मुझे वो इस पर फोर्स मिलेगा। तो कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए हम एक बहुत सिंपल सी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस पूरे के कारण से, सबके कारण से, इसके बाहर ये वो सबके कारण से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि यहाँ पर का जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, ऐसा। लेकिन हम इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं कर सकते, इस पर फोर्स निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये चार्ज इस फील्ड में नहीं है, ये चार्ज इस फील्ड में डूबा हुआ नहीं है। अगर हम कहते हैं F बराबर QE, तो उसका अर्थ क्या है कि इस Q के, ये Q अगर है तो यहाँ 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 हर तरफ उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, यहाँ भी E है, तो ये Q चार्ज उस E इलेक्ट्रिक फील्ड में डूबा हुआ है, तब ये इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, इसके एक साइड में तो E है और दूसरे साइड में फील्ड जीरो है। तो इसलिए हम सीधा, आप सोचो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें और फोर्स मिल जाए, तो वो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस पर हमें फोर्स लिखना है उसके अलावा जो चार्जेस हैं उनके कारण से जो फील्ड है उसको देखना है और उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करना है। ये ई किसके द्वारा पैदा किया गया है, ये किसी और के द्वारा पैदा किया गया है, जिसमें कि ये स्मॉल क्यू यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसी तरह से ये सिग्मा डेल्टा ये जो चार्ज है ये पड़ा हुआ है, किसके फील्ड में पड़ा हुआ है, इन सब के फील्ड में पड़ा हुआ है। और जो बाहर कहीं होंगे सारे, यानी इसके अलावा जितने चार्जेस हैं सबके फील्ड में ये पड़ा हुआ है। तो वो वाला फील्ड चाहिए अपने को। कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे कि इस सिग्मा डेल्टा ए के कारण से क्या फील्ड है वो हम पहले निकाल लें और उसको इसमें से घटा लें, तो बाकियों के कारण से निकल करके आ जाएगा। इसके कारण से कितना फील्ड है ये अगर देखना है तो ये सिग्मा डेल्टा ए यहाँ पर है, और हम तुरंत बाहर के चूंकि पॉइंट ले रहे हैं, ठीक बाहर का पॉइंट ले रहे हैं, एक बार जस्ट बाहर का पॉइंट लीजिए। तो जस्ट बाहर का पॉइंट अगर लें तो फिर इसको हम एक बड़ा चार्ज लेयर मान सकते हैं, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज के कारण से ये तुरंत बाहर है, याद रखिएगा, क्योंकि तुरंत बाहर है इसलिए कंट्रीब्यूशन थोड़ी दूर से आना है, आगे भी ये एक्सटेंडेड होता तो भी इतना ही होता। तो ये इतना फील्ड, इसके कारण से ये इतना फील्ड है। तो फिर रेस्ट ऑफ द चार्जेस के कारण से कितना फील्ड है, जो बाकी के सारे चार्जेस हैं उनका मिलाकर के कितना फील्ड है वो अगर आप देखेंगे तो नेट फील्ड में से, और आप इसको घटा लीजिए, ये जो इसके कारण से जो फील्ड है सिग्मा डेल्टा ए के कारण से, उसको आप घटा लीजिए। तो क्या मिला, इसमें इसको घटा लीजिए तो आपको मिला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। किसके कारण से, रेस्ट ऑफ द चार्जेस के कारण से। लेकिन अभी भी ये इसी के अंदर में डूबा हुआ है, ये कहना मुश्किल है। अंदर का फील्ड जीरो है और इसके कारण से भी फील्ड है, तो बाकियों के कारण से कितना फील्ड है वो देखने का है। तो ये है हमारा आउटसाइड का,
और इनसाइड का भी ज़रा देख लें, इधर का भी देख लें, तो यहाँ पे अगर देखते हैं हम तो नेट जो फोर्स है वो ज़ीरो है। अभी हम भीतर के पॉइंट के लिए आ रहे हैं, यहाँ के पॉइंट के लिए आ रहे हैं, तो जो नेट फील्ड है वो है ज़ीरो। और यहाँ के पॉइंट पे इस सिग्मा डेल्टा ए के कारण से फील्ड कितना है और किधर है, ये जो यहाँ चार्ज सिग्मा डेल्टा ए दिख रहा है, इसके कारण से फील्ड इस तरफ को होगा, नीचे की तरफ होगा। और फिर वैसा ही 2 एप्सिलॉन नॉट से भाग लगाइएगा, वो होगा। तो जो E बिकॉज ऑफ सिग्मा डेल्टा ए, ये जो E है दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस एन कैप, ऐसा नीचे की तरफ ऐसे, इसके कारण से यहाँ जो है वो इस तरफ को है और वो इतना है। तो रेस्ट इसके अलावा जो बाकी के सारे चार्जेस हैं उनके कारण से क्या बना, उनके कारण से बना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप, ताकि ये दोनों मिलकर के नेट जीरो दे दें, ये प्लस ये मिलकर के नेट जीरो दे दें। तो आप देख रहे हैं कि जो इनसाइड के पॉइंट्स हैं, जो इनसाइड के पॉइंट्स हैं वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, और आउटसाइड में जो पॉइंट हैं वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, एक ही मैग्नीट्यूड के है। कौन सा फील्ड? बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द चार्जेस, इसको छोड़ करके जो बाकी के सारे चार्जेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में है और एक ही है। तो आप कह सकते हैं ना कि ये जो चार्ज है वो इस फील्ड के अंदर में डूबा हुआ है, और इसलिए इस पर जो फोर्स है, फोर्स ऑन सिग्मा डेल्टा ए, ये बराबर चार्ज और इनटू फील्ड, बाकियों के कारण से फील्ड जिसमें कि ये रखा हुआ है, और वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो अगर आप फोर्स पर यूनिट एरिया लिखें, फोर्स पर यूनिट एरिया लिखें, तो इस फोर्स को आप इस एरिया से भाग लगा दें, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। ये तो हर छोटा एलिमेंट अगर आप देखेंगे तो उस पर नॉर्मल डायरेक्शन में बाकियों के कारण से एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया का मान इतना होगा कंडक्टर के केस में। अब हम एक प्रश्न हल करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे दूसरी बातें करेंगे। तो सवाल हम ले रहे हैं, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is given a charge capital Q. Find the force by one hemisphere on the other hemisphere. यानी एक स्फीयर है और उस स्फीयर को चार्ज Q दे दिया है, और चार्ज Q अगर देंगे तो वो उसके सरफेस पे बटेगा, और कुछ कहीं नहीं है तो बराबर बराबर ही बटना पड़ेगा। तो हर एक जगह पे, इसके पूरे सरफेस पे, हर जगह पे जो चार्ज है वो बट जाएगा। सिग्मा विल बी कैपिटल Q बाई 4 पाई R स्क्वायर। ये R इसका रेडियस है। अब इसके आप दो हेमिस्फीयर कर लीजिए, ये इसका ये प्लेन हो गया, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पर जो चार्ज है उसके कारण से दूसरे हेमिस्फीयर पर जो चार्ज है उस पर हमें फोर्स लिखना है। तो अगर आप इस एक हेमिस्फीयर पे फैला हुआ चार्ज, सरफेस पे फैला हुआ चार्ज, उसके कारण से और इसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके और वहाँ के चार्ज को मल्टीप्लाई करके कोशिश करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर में हम लोग एक चतुराई का काम करेंगे, और वो ये कि कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो इस कारण से अगर हमें इस हेमिस्फीयर पे इसके कारण से फोर्स लिखना है, ये मान लीजिए हेमिस्फीयर 1 है और ये 2 है, तो फोर्स ऑन 1 बाई 2 ये हमें चाहिए, और फोर्स ऑन 1 बाई 1 ये 0 होता है, क्योंकि अपने ही में देखेंगे तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, और वो इक्वल अपोजिट होंगे। तो इस सभी चार्जेस के कारण से, इन्हीं सभी चार्जेस पर जब फोर्स लिखेंगे तो वो 0 आने वाला है।
तो ये चीज़ हमें निकालनी है, ये फोर्स हमें निकालना है और ये फोर्स 0 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना, फोर्स ऑन 1 बाई 1 and 2। तो 1 and 2 जब दोनों 1 and 2 कर दिया तो हो गया फोर्स ऑन 1 बाई द फुल स्फीयर। तो पूरे स्फीयर के कारण से अब हो गया, अब सारे स्फीयर के कारण से हो गया। इस हेमिस्फीयर पे फोर्स लिखिए, किसके कारण, इस पूरे के कारण। और इस हेमिस्फीयर पे अगर हमने एक छोटा सा एरिया लिया और उस पर लगने वाले फोर्सेस को लिखा बाकियों के कारण से, तो वो हमें पता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। तो हम ये चीज़ निकालेंगे और ये चीज़ जो निकालेंगे वो वही F होगा जो हमें चाहिए। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, इस जो 1 हेमिस्फीयर है उस पर एक छोटा एलिमेंट लेंगे, सारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सेटअप कर लीजिए। ये Z एक्सिस हो गया, Y एक्सिस हो गया, X एक्सिस हो गया, और एक सरफेस एलिमेंट लिया उसके स्फीयर के सरफेस पे। तो कैसे लिखेंगे उसको हम लोग लिखेंगे dA, और वो dA लिखेंगे हम r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। एक साइड होगा r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा, और दूसरा साइड होगा r साइन थीटा इंटू डी फाई, r साइन थीटा इंटू डी फाई। तो ये एरिया एलिमेंट ऐसे लिखेंगे। और r कैप लिख लीजिए, ये एरिया का जो डायरेक्शन लिखेंगे आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे लिखेंगे। फोर्स इसी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और वो फोर्स कितना होगा किस पे, इस पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यहाँ जो एरिया है वो ये है। तो दिस इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई आर कैप, ये ऐसा होगा। और सिग्मा का मान यहाँ पर है, फिक्स्ड है ये, तो हम सिग्मा रखते हैं, अंत में इस पे ला सकते हैं ऐसा। ये कांस्टेंट है ये। तो इस एलिमेंट को लिया, फिर इस एलिमेंट को लिया, उस एलिमेंट को लिया, उस एलिमेंट को लिया, उस एलिमेंट को लिया, उस एलिमेंट को लिया, पूरे हेमिस्फीयर के ऊपर फैले हुए सभी चार्जेस को लिया। तो हमें इतनी दूर में इंटीग्रेशन करना है इसका, वो इस पे फोर्स निकल करके आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करके जब हम फोर्स लिखेंगे तो ये होगा सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर ये यहाँ इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा और डी फाई और आर कैप। थीटा और फाई के लिमिट्स होंगे थीटा 0 टू पाई बाई 2, क्योंकि आधा ही स्फीयर करना है अपने को, और फाई जो है वो 0 से पाई 2 पाई। ये फाई पूरा 0 से 2 पाई ऐसे, और थीटा यहाँ से लेकर के यहाँ पे ख़त्म, तो पाई बाई 2। अभी जो आर कैप है इसको देखिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। यहाँ जो आर कैप है वो इधर के डायरेक्शन में है, यहाँ जो आर कैप है वो उधर के डायरेक्शन में है, यहाँ जो आर कैप है वो इधर के डायरेक्शन में है। ये कांस्टेंट नहीं है, और इसलिए इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते हैं। और इसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ला सकते हैं तो हम इसको अलग से इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आई कैप, जे कैप, के कैप में चलना पड़ेगा। तो कैसे लिख सकते हैं हम आर कैप को, कैसे लिख सकते हैं? अगर हमारा ये सिस्टम है और ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये आर कैप बना इस तरफ, रेडियस की तरफ ऐसा। तो इसको अगर हमें एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट्स में लिखना होगा तो z कंपोनेंट होगा cos थीटा, ये एंगल यहाँ थीटा, ध्यान रखिएगा, तो cos थीटा। तो r कैप को आप लिखिएगा cos थीटा k कैप, और r साइन थीटा होगा, इधर जो प्रोजेक्ट करेंगे ये r साइन थीटा बनेगा। तो r यहाँ पे 1 है तो ये साइन थीटा बनेगा, ये cos थीटा बनेगा, इधर का जो प्रोजेक्शन है वो cos थीटा बनेगा। और अब इस साइन थीटा का एक x की तरफ कंपोनेंट बनेगा, ये एंगल फाई है, तो कॉस फाई से मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई
आई कैप, और जो y के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो होगा साइन थीटा साइन फाई, और तब ये जे कैप। ऐसे यहां पे लिखेंगे, आई कैप वालों को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, जे कैप वालों को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, के कैप वालों को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, तब हमें इसका वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग ये अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अगर ये फोर्सेस ऐसे 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 होने हैं, आर कैप आर कैप आर कैप, और आधे पर देखना है, तो इन सब का जब रिजल्टेंट निकालेंगे, समान मैग्नीट्यूड है इनके, सिग्मा हर जगह एक ही है, तो सिग्मा एक ही होने के कारण से फोर्सेस समान समान, अगर आप लेते हैं एरिया तो समान समान ही होंगे फोर्सेस, और सबका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इधर ही कुछ निकलेगा, इधर नहीं निकल सकता और किसी डायरेक्शन में नहीं निकल सकता, क्योंकि उसका काउंटर पार्ट मौजूद है उसको ज़ीरो करने के लिए। इसलिए हमें केवल के कैप चाहिए। हम पहले ही से जानते हैं कि आई कैप जे कैप करके हम इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो आएगा। आप वेरीफाई करने के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़ीरो आना है। इसलिए ये जो एफ है, ये एफ हो गया सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन थीटा और फाई के ऊपर, और यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा डी फाई रहेगा। उसके बाद आर कैप के लिए हमें केवल ये वाला चाहिएगा, कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा और डी फाई, ये बन गया। देखिए कॉस थीटा से हमने ये कॉस थीटा यहाँ लिख लिया आर कैप का कंपोनेंट, बाकी सब चीज़ें वही हैं, और थीटा का मान जो है सो 0 से π/2 है, और फाई का मान जो है वो 0 से 2π है। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ये फोर्स जो बना सो किस डायरेक्शन में बनेगा, ये z डायरेक्शन में बनेगा, और इतना मैग्नीट्यूड होगा। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। जो डी फाई का इंटीग्रेशन है वो तो सीधा सीधा 2π है, तो ये तो इंटू 2π बन गया, और जो थीटा का इंटीग्रेशन है वो भी बहुत आसान है। कॉस थीटा डी थीटा को आप लिख सकते हैं डी ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू डी ऑफ साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया बाई 2। ये तो ये इंटीग्रेशन हो गया 0 से π/2, 0 पे 0 और π/2 पे 1, तो ये 1/2 यहाँ से आ गया। बस ये गुना ये और गुना 1/2, ये इतना फोर्स इस हेमिस्फीयर पे दूसरे वाले हेमिस्फीयर के कारण से निकल करके आ गया।